और सरकारों के पास इतना फंड होने के बावजूद भी आज भी हजारों लोग भूखे पेट सोते हो, लाखों लोग भूखे पेट सोते हो। और जो गैर बराबरी, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति का शिकार इस देश का बहुजन समाज होता। महाराष्ट्र में संविधान जागृति यात्रा चल रही है, दिल्ली में बहुजन प्रदर्शनी 26 नवंबर और 27 नवंबर को दिल्ली की टीम लगा रही है अंबेडकर भवन। उत्तराखंड में अभी 15 दिसंबर की एक रैली जो है सत्ता परिवर्तन रैली रखी गई है। जो भारत का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान को शामिल करा जाना चाहिए। जो लोग बचपन से अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, अपने राइट्स को जाने और कोई किसी के राइट्स के खिलाफ गलत कार्य या गलत भावना से ना शब्द कहे ना कोई कार्य करे, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नाम से जानते हैं, वो लोग भारतीय संविधान के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। ये गुलामी की दीवारों को, गुलामी की जंजीरों को काट देना तो इस देश का चरित्र है कि उन्हीं लोगों को जातिवादी कह के और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, जैसा मैंने आपसे बताया कि कल संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और ये हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भी है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो भारतीय संविधान में मिले अधिकारों की बदौलत, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे स्वाभिमान सम्मान हो, चाहे अन्याय अत्याचार होने पे सुरक्षा रक्षा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, या हमारी तरक्की के रास्ते आरक्षण, या और जो आयोग और तमाम तरह की चीजें बहुजन समाज के लोगों के लिए और इस देश में रहने वाली प्रत्येक महिला को जो तरक्की का अधिकार, बराबरी का अधिकार, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार जो मिला है, वो इसी भारतीय संविधान की वजह से मिला है। साथियों, पहली चीज तो मेरे बड़ी खुशी की बात यह है कि दिल्ली की जो टीम है हमारी, मैं अभी 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे से लौटा हूं और महाराष्ट्र में संविधान जागृति यात्रा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों के सहयोग से चल रही। मैं वहां की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं कि वो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जागृति जो आई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर, अपने गुरुओं महापुरुषों को पढ़कर, उनसे सीखकर ये जागृति आई। लेकिन साथियों, संविधान हमें मिला, लेकिन संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में उन अधिकारों के होते हुए भी हम उन अधिकारों से वंचित। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम वंचित वर्ग के लोग, शोषित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, इस देश के SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी समाज के लोग, जिनकी आबादी 85% से भी अधिक है, वो अभी राज सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाए। थोड़े थोड़े समय के लिए हमें देश भर में कई राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता प्राप्त हुई और हमने कुछ अवसर तो प्राप्त किए हैं। जहां हमें बहुत कुछ नहीं मिला तो कुछ अवसर तो मिले हैं, लेकिन 70-71 साल की इस आजादी में अगर आज भी 84 करोड़ लोग सस्ता भोजन प्राप्त करते हो, उस पर आधारित हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, महल, राजघराने बनने के बावजूद भी, इतने बड़े मॉल, सब चीजें बनने के बावजूद भी अगर आज भी लाखों लोग सड़कों पे खुले आसमान के नीचे सोते हो, इतना रिसोर्सेज, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी, इतने संसाधन, इतने अधिकार और सरकारों के पास इतना फंड होने के बावजूद भी आज भी हजारों लोग भूखे पेट सोते हो, लाखों लोग भूखे पेट सोते हो, तो मैं समझता हूं कि जो बुनियादी रूप से काम होना था वो अभी नहीं हुआ है। क्योंकि साथियों, मैं अगर
सच्चाई आपसे बताऊं तो सच्चाई ये है कि अभी इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने पे, उस आर्थिक गैर बराबरी की वजह से लाखों करोड़ों लोग तो सुबह उठकर सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की रोटी के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की रोटी के लिए सोचते हैं। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, कपड़ा, किराया मकान का, बिजली का बिल और तमाम तरह की जो दैनिक जरूरतें, उनके बारे में ये सोच सोच के अपना जीवन उसी संघर्ष में निकाल देते हैं। लेकिन साथियों, क्या भारतीय संविधान को अगर पूर्ण रूप से लागू कराया जाए तो क्या कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है? तो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तथ्य हैं, उनमें से एक पे काम हुआ जिसको पंचायत राज आयोग कहा जाता है। और जब पंचायत राज आयोग आया तो स्टेट गवर्नमेंट की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह एक गांव की सरकार भी बनी, एक कस्बे की सरकार भी बनी। और उस सरकार को एक बजट मिला, जिस बजट के जरिए उस गांव की सरकार ने गांव के विकास के लिए काम किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक अनुच्छेद पे काम होने से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। अगर संविधान के सभी आर्टिकलों को पूर्ण रूप से लागू किया गया तो मैं समझता हूं कि देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और जो गैर बराबरी, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति का शिकार इस देश का बहुजन समाज होता है, मुझे लगता है कि वो सब चीजें भी दुरुस्त हो जाएंगी। एक प्रभुत्व, मजबूत, ताकतवर भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित होगा, बनेगा। अब संविधान दिवस की इस पूर्व संध्या पे मैं ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी बनती कि इस देश में जो बहुजन समाज का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन भीम आर्मी जो काम कर रहा है, जिसको आप सोशल मीडिया के जरिए, या अभी तो सोशल मीडिया को ही मैं कहूंगा, सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पे या अखबारों के जरिए उसकी खबरें आप पढ़ते रहते हैं। चाहे हिमाचल का कोई मामला हो, हिमाचल से जुड़ी टीम कोई काम कर रही है, या हरियाणा के मामले हो, जिस तरह सामाजिक बहिष्कार हुए, जिस तरह संविधान के खिलाफ, SST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ हिमाचल में कार्रवाई, कुछ जो है माहौल खराब किया जा रहा है। जैसे यूपी में तमाम तरह से इतनी घटनाएं हुई, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि महाराष्ट्र में संविधान जागृति यात्रा चल रही है, दिल्ली में बहुजन प्रदर्शनी 26 नवंबर और 27 नवंबर को दिल्ली की टीम लगा रही है अंबेडकर भवन, झांसी रानी रोड पे, जो कल मैं खुद भी इस प्रोग्राम में पहुंचूंगा। ये एक बड़ी पहल है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की टीम का भी। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश की टीम सामाजिक गैर बराबरी और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सीनियर टीम जेल रही, जिस तरह अभी छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुआ, जिस तरह अभी झारखंड में जो है संघर्ष जारी है, जिस तरह अभी उड़ीसा में आंदोलन जारी है, उत्तराखंड में अभी 15 दिसंबर की एक रैली जो है सत्ता परिवर्तन रैली रखी गई है। यूपी के विभिन्न जिलों में रोज अन्याय अत्याचार के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष जारी रखते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। तो साथियों, जो बहुजन समाज का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है भीम आर्मी, अब भीम आर्मी के लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है, भीम आर्मी के सिपाहियों ने जिम्मेदारी ली है, क्योंकि जब भीम आर्मी बनाया गया था उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पे काम करेंगे। हमने स्कूल खोल के, छोटी छोटी पाठशाला खोल के शिक्षित करने का काम किया। उसके बाद गैर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज को जोड़ने का काम किया। और लगातार पिछले 6 साल से भीम आर्मी के माध्यम से सड़कों पे आंदोलन, भीम आर्मी के लोग जब भी कोई सरकार द्वारा या किसी गलत व्यक्ति द्वारा
बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, चाहे कृषि कानून हो, चाहे CNPR NRC कानून हो, चाहे दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया, या कोई भी मामले हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, भीम आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर काम करते हैं। तो मैं उस संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते ये समझता हूं कि अगर बुनियादी रूप से हम लोगों ने काम नहीं किया, मुझे आज अपने शुरुआती दौर की बात आपसे करनी पड़ेगी कि साथियों, अगर आपके घर पे संविधान ही नहीं है और आपने संविधान को पढ़ा ही नहीं है, आपने अपने अधिकार जाने ही नहीं है, आपने अपने कर्तव्य जाने ही नहीं है, संविधान में जो संवैधानिक खूबियां हैं, जो आर्टिकल हैं, अगर आपने उनको पढ़ा ही नहीं है तो आप उनको पालन कैसे करोगे? मैं कई बार जब बहुत बड़े बुद्धिजीवी तबके में बैठा होता हूं तो उनसे मैं पूछता हूं कि सर ये बताइए कि जब संविधान कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, किसी सिलेबस में होता नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर कहीं कुछ भी बनने के लिए, एक अधिकारी कर्मचारी बनने के लिए संविधान कुछ हिस्सों का के अलावा संविधान बड़े रूप से पढ़ाया नहीं जाता, तो भारतीय संविधान को, जिस संविधान से ये देश चल रहा है, उसको पालन लोग कैसे करेंगे? तो अंत ये बात निकल के आती कि संविधान को पढ़ना और आत्मसात करना जरूरी। तो हमने तो ये तय किया है कि भारतीय संविधान को सिलेबस में, जो भारत का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान को शामिल करा जाना चाहिए। जो लोग बचपन से ही अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, अपने राइट्स को जाने, और कोई किसी के राइट्स के खिलाफ गलत कार्य या गलत भावना से ना शब्द कहे ना कोई कार्य करे। एक और बड़ी बात, कल एक और पहल हम लोग करेंगे। कल सुबह से ही मैं आपसे अपील करूंगा कि जितने साथियों ने संविधान जिनके पास है, वो संविधान के साथ सेल्फी जरूर क्लिक करें। सेल्फी से कुछ होता नहीं है, लेकिन यह भी जानने की बात है कि हम संविधान के साथ सेल्फी लेके ये भी सुनिश्चित करें कि संविधान को मानने वाले कितने लोग हैं देश के अंदर, संविधान की सुरक्षा करने वाले लोग कितने हैं। क्योंकि जिस तरह से एक राजनीतिक दल, उसकी विचारधारा, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी और RSS के नाम से जानते हैं, वो लोग भारतीय संविधान के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। हमें संविधान की सुरक्षा भी करनी है। भीम आर्मी जो है वो संविधान का सुरक्षा दल भी है। तो कल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी है कि चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, कोई हैशटैग चला के, या फेसबुक के माध्यम से हो, जो भी विकल्प आपके पास है, या फिर आप अपनी DPI लगाएं, अपने जो अकाउंट्स आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बनाए हैं उन पे अपनी DP लगा के आप कल भारतीय संविधान के साथ फोटो जरूर खींच लगाएं, जिससे कि ये पता लगे विरोधियों को भी संविधान की रक्षा करने वाले कितने लोग हैं। हम इसको कल इवेंट के रूप में मनाएंगे, क्योंकि मैं तो और भी प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, आप भी प्रोग्राम शामिल होंगे, लेकिन अंत संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान से हमें मिला क्या, जब आप इस बात को जान जाओगे। और संविधान जब नहीं रहेगा, आपके पास क्या नहीं रहेगा, जिस दिन आपको पता लग जाएगा, तो शायद आपको एहसास होगा कि भारतीय संविधान की रक्षा कितनी जरूरी है और उसकी रक्षा किन किन माध्यम से हो सकती है। तो ये एक नई पहल है, कल देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार अपने अनुयायियों से कहा था कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। और क्योंकि अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करने का प्रयास करेगा, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ऐसा हमने पहले भी करके दिखाया, जब हमारे अधिकारों पर डाका पड़ा था 20 मार्च 1918 को, 2018 को। फिर उसके बाद 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था देश में, और हमने बताया था कि हम अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक, यानी कि अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं। तो ये बात हुई 26 नवंबर संविधान दिवस की, जिसको कल आपको मनाना है, लेकिन मनाना नहीं है, अब सिर्फ चित्र नहीं पकड़ना है कि संविधान हाथ में लेकर फोटो खिंचवानी, उसको पढ़ना भी। कल आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके मूल कर्तव्य क्या हैं और आपके मूल अधिकार क्या हैं, ये कल आप जरूर पढ़ें।
क्योंकि जब आप अपने अधिकारों को जानोगे तभी तो उसका प्रयोग करोगे, और जब आप अपने कर्तव्यों को जानोगे तभी तो उस ड्यूटी का पालन करोगे। कैसे प्राप्त किया जाएगा? हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है इस देश में शासक वर्ग बनना, और शासक वर्ग बनना इतना आसान काम नहीं है। शासक वर्ग बनना यानी कि कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेना, यानी कि अपनी तरक्की के रास्ते खोलना, यानी कि गुलामी की दीवारों को, गुलामी की जंजीरों को काट देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बहुत दिन पहले कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं या हमें इस देश का शासक बनना है। तो आज आत्मचिंतन, आत्माकलन की जरूरत आ चुकी है कि बाबा साहब द्वारा जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो भी छीनने की कगार पे है। जिस तरह सारे सरकारी सिस्टम को प्राइवेट करके आरक्षण व्यवस्था खत्म की जा रही, जिस तरह से आज भी भूमिहीन है बड़े पैमाने पे इस देश का वंचित वर्ग जो है, जिस तरह से आप जब अपने अधिकारों के लिए बात करते हो तो आपको पुलिस का अन्याय और जुल्म का शिकार होना पड़ता है। जिस तरह से आज भी एट्रोसिटी, आजादी के 70-71 साल बाद भी आज भी रेप, हत्याएं, सामूहिक बहिष्कार, सामूहिक नरसंहार, घर जला देना, घोड़ी से उतार देना, मूछें रखने पे अपमानित करना, इसके अलावा तमाम तरह का सोशल बाइकआउट और तमाम तरह की और परेशानियां, भेदभाव, अपमान, ये सब आज भी आपको सहना पड़ता है। तो भारत में कितनी प्रगति हुई है? क्यों किसी ने इसको अपना दर्द नहीं समझा? क्यों किसी ने इसको दर्द समझ के वंचित वर्ग के लोगों की का जो उपवास उड़ाया था, अपमान उड़ाया था, क्यों उसको ये नहीं समझा कि इस परेशानी को, इस बीमारी को भी खत्म करना चाहिए? क्यों ये जातिवादी व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है, वो इस देश के इन राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? तो मेरा जवाब उस पर यह है क्योंकि उनको इससे परेशानी ही नहीं है। कुछ लोग इस देश में गैर बराबरी पर आधारित इस जाति व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं, जो इंसानों को बांटने का काम करते हैं। जितना जातियों में बटा रहेगा इंसान, उतना ही भाईचारा नहीं बनेगा, और जब भाईचारा नहीं बनेगा तो देश में एकता कैसे आएगी? और जब हम एकजुट नहीं होंगे तो हम इस देश की तरक्की के लिए लड़ेंगे कैसे? अभी तो हम के पर्टिकुलर जातियों की, धर्मों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं धीरे धीरे मेरे विरोधी लोग भी जब इस बात को समझेंगे और इस बात को महसूस करेंगे कि हम लोग परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और परिवर्तन की शुरुआत आज नहीं तो कल होनी है, तो मुझे विश्वास है कि वो भी इस बात का समर्थन करेंगे कि अगर आज भारत कई कारणों से पीछे है, उसका सबसे बड़ा कारण इस देश में फैला बड़े पैमाने पर जातिवाद है। और जो जातिवाद से मुक्ति की बात करते हैं, जातिहीन समाज बनाने की बात करते हैं, वो इस देश का चरित्र है कि उन्हीं लोगों को जातिवादी कह के और ये बताने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1,500 जातियों में बटे शेड्यूल कास्ट को, 1,500 करीब जाति में बटे शेड्यूल ट्राइब को, 3,000 करीब 3,700 कुछ जातियों में बटे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को एकजुट करके वर्गों में बनाने का काम किया, जिसको SC ST OBC कहते हैं। और भी बहुत सारे लोगों को माइनॉरिटी के जरिए एकजुट करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो प्रयास किया था कि इन वर्ग के लोगों में एकता बने, लेकिन इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था ने इनको जातियों के आधार पर तोड़ के समाज को जुड़ने नहीं दिया गया और इनको बताया कि आप उस जाति से ऊंचे हो, आप उस जाति से नीचे हो और आपको इस जाति के साथ नहीं खड़ा होना है, आपका सामाजिक अपमान होगा। इसीलिए हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। तो जातिहीन समाज बनाना है, भाईचारा बनाना है, इसका प्रयास भी हम लोग करना पड़ेगा। अब मैं एक बहुत जरूरी बात जो मुझसे जुड़ी, मेरे जन्मदिन से जुड़ी, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।